Now we are continuing the thermodynamics chapter of physics. क्लास 11 का जो thermodynamics chapter है उसका टॉपिक आज हम करेंगे स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। लेकिन उससे पहले कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देख लेते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस में हम इसकी भी बात करेंगे और थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को जब आगे पढ़ेंगे उसमें भी आप स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस को पढ़ेंगे। तो दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है, तो दोनों की थोड़ी थोड़ी ना हम आज बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती क्या है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो होगी जिसमें ऑल द वेरिएबल्स, ऑल भी नहीं कहेंगे, जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है, थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो है सिस्टम के, ऑफ अ सिस्टम अंडरगो अ चेंज इन टाइम या विद टाइम, इन भी नहीं लिखते, विद टाइम। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें जब सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो होंगे वो किसी चेंज में आ जाएंगे, या तो कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा विद टाइम। कौन कौन से वेरिएबल होंगे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट को कह सकते हो कुछ हद तक। वैसे टेम्परेचर और हीट काफी हद तक रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इन्हीं वेरिएबल्स में क्या हमारे पास जो चेंज आ रहा है विद टाइम उसको हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहेंगे। इसके बेसिस पे मेरे पास में चार तरह की थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आती है। इसके बेसिस पे चार तरह की थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आती है। तो वो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या है? टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन सी है इसके बेसिस पे। सबसे पहले मेरे पास आती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अब इसमें मेरे पास क्या हो रहा है? इसके अंदर मेरे पास ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तब अकर होगी जब मेरे पास टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। पूरा लिख दूं क्या? तो लिख देती हूँ। इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, thermodynamic process which occurs at constant temperature। जब मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तब मेरे पास जो प्रोसेस होगी आइसोथर्मल। इसके बाद आती है आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा? देखो थर्मल से याद रखो, थर्मल हमें क्या बताता है? थर्मल हमें बताता है कि चीज गर्म हो रही है कि ठंडी हो रही है। हीट इसे याद रखो, टेम्परेचर इनके साथ रिलेशन होगा। आइसोथर्मल और कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइसोबारिक कब होगी? आइसोबारिक होगी कांस्टेंट प्रेशर के साथ। पूरा लिख देती हूँ वैसे सारे। इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस which occurs at which occurs at constant pressure, constant pressure। अच्छा, अब मैं बच्चों को कैसे याद रखने का तरीका बता दूं। आइसोबारिक का बी ले लो, प्रेशर का पी ले लो। बीपी, बीपी बढ़ता है ना, आपका नहीं, मम्मी पापा का, या बढ़ता होगा या कम होता होगा, वो भी आपकी वजह से कम होता होगा। आप पढ़ते नहीं, तैयारी नहीं करते या तंग करते हो। मैं सारे बच्चे नहीं ऐसे होते, चलो कोई बात नहीं। मान लो मेरी मम्मी का तो बढ़ता है मेरी वजह से। तो आइसोबारिक, बी का टी, बारिक प्रेशर, बी से टी, बी से टी। ठीक है, आगे बढ़ते आइसोकोरिक। अगली प्रोसेस कौन सी है? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक कब होगी? वो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, वो अक्कर होगी एट, सोचो, विच ऑकर एट कांस्टेंट। देखो टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, और क्या होगा मेरे पास? वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो हम, मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सी एच, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। सी एच का भी क साउंड आता है ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरह से याद करने का तरीका है, कर्व, कांस्टेंट वॉल्यूम, बीपी, बारिक प्रेशर, कर्व, आइसोकोरिक, वॉल्यूम। कोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, बारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, और थर्मल में ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर एंड में कौन सी बची? एडियाबैटिक। कौन सी बची? एडियाबैटिक प्रोसेस।
ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि एक ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन, किसके अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। एडियाबैटिक इज लाइक एन इंसुलेटर, ठीक है, कोई इंसुलेटर की तरह, जैसे मेरे पास क्या है, कोई थर्मस फ्लास्क है, ठीक है, उसमें कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा, फिर भी उसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रही है, चलो मान लेते हैं, पर कोई एक्सचेंज ऑफ हीट तो नहीं हो रहा, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। ठीक है, अब देखो, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक में कोई हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये होगी, क्या होगी, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। एक चीज और एडियाबैटिक में आप कह सकते हो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, सीधी सी बात है, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रही, तो डेल्टा क्यू हो गया, क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। ठीक है। एक और होता है हमारे पास एक टर्म है क्वासिस्टेटिक प्रोसेस। क्वासिस्टेटिक प्रोसेस क्या है, एक इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होती है जिसमें जो सिस्टम है वो थर्मल में रहता है और एक केमिकल इक्विलिब्रियम में रहता है विद द सराउंडिंग। ठीक है, मतलब कि नियरली स्टैटिक प्रोसेस होती है। ये हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। भी पहले आज के जो मेन जो हमारा मुद्दा है, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस, उसको देखेंगे। ठीक है, क्या मुद्दा है हमारा, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस, उसको देखते हैं। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस में भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे में स्पेसिफिक हीट क्या होगी गैस की, उसके बारे में पढ़ना है। और उसके लिए कुछ जो है हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगे जो कि हमने कल भी कर लिए थे। कल हमने यानी कि पिछली क्लास में क्या किया था, थर्मोडायनेमिक्स क्लास में, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें मैंने कहा था ना, डेल्टा क्यू की कुछ वैल्यूज है, जैसे कि लेटेंट हीट के इन रिलेशन और सी के विद रिलेशन, सी वाले रिलेशन का तो मैंने न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं अभी हमने किया। ठीक है, बट लेटेंट हीट वाले मैंने एक बार न्यूमेरिकल करवा दिया था, क्वेश्चन करवा दिया था, ताकि हमें फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। अब ये जो टॉपिक है, इसको अगर आप समझना चाहो, बात हो रही है गैस की हीट की। जब मैंने किसी गैस को हीट कर दिया, मैंने क्या किया, किसी गैस को हीट कर दिया, जब मैं इस गैस को हीट करूंगी उसका वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होगा, सीधी सी बात है, या तो वो इंक्रीज होगा, वैसे तो होता ही ऐसा है कि जो वॉल्यूम और प्रेशर है गैस का, जब भी गैस हीट करते हैं वो क्या होती है, एक्सपैंड होती है ना। जब भी हम गैस को हीट करते हैं वो एक्सपैंड होती है, तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कभी कभी कम भी हो जाता है मतलब कि नेचर ऑफ गैस में भी डिपेंड करता है, मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, कैसे वो कर रही है वो। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है, वॉल्यूम और प्रेशर क्या है मेरे पास, वॉल्यूम और प्रेशर क्या है मेरे पास, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मेन मुद्दा है इस टॉपिक का। तो जितनी अमाउंट मुझे चाहिए हीट की, कि मेरा टेम्परेचर जो है 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दूं, उसके लिए मुझे कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो गैस है वो कोई यूनिक, या मैं कह दूं कि सिंगल स्पेसिफिक हीट को तो पोजेस नहीं करती, हर एक का अपना अपना कुछ होता है सिस्टम, है ना। तो गैस क्या है, उसके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है स्पेसिफिक हीट की, डिपेंड करता है कि वो किन कंडीशंस में है, किन कंडीशंस में उसको हीट किया जा रहा है, या उसको एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट किया जा रहा है, या उसको आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट किया जा रहा है, या क्या सिर्फ आइसोथर्मल में तो क्या ही हीट करेंगे, क्या उसको आइसोबारिक या आइसोकोरिक किस प्रोसेस में हीट किया जा रहा है, तो इन चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो जो लिमिट्स मेरे पास आती है इन प्रोसेसेस के बेसिस पे आती है, जो लिमिट्स आती है वो इन प्रोसेसेस के बेसिस पे आती है। तो ये चीज याद रखो, हम स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस में बात क्या करते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, कितनी हीट रिक्वायर्ड है, कितनी हीट रिक्वायर्ड है 1 ग्राम गैस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट चाहिए, वो क्या है मेरे पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस।
ठीक है। तो कुछ बातें पढ़ते हैं कि मान लो मेरे पास ये m मास की गैस है, m के मास ऑफ गैस, m मास की गैस है मेरे पास, ठीक है। उसको इंक्लोज कर दिया मैंने सिलेंडर में डाल दिया, चलो ठीक। और ये क्या है, एयर टाइट सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर? एयर टाइट सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर मैंने गैस डाल दी, ठीक है। और इसका जो पिस्टन होगा वो भी फ्रिक्शनलेस होगा। फ्रिक्शनलेस मींस ये ऊपर नीचे हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो गैस इज सडनली compressed। जब मैं गैस को एकदम से कंप्रेस करूंगी तो अब एक्सटर्नल वर्क हुआ है, इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क हुआ, मैंने एकदम से इसको नीचे धकेल दिया, एकदम से कंप्रेस होगी। जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो कोई हीट तो रिक्वायर नहीं हुई ना, कोई भी हीट नहीं लगी इस पे इसको कंप्रेस करने के लिए, है ना। ना ही मैंने कोई हीट को सप्लाई किया, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसको ऊपर से वर्क डन किया, एक्सटर्नल वर्क डन किया। तो इस केस में मेरे पास चेंज इन हीट जीरो हो गया, कोई हीट नहीं सप्लाई हुई। लेकिन जैसे ही मैंने कंप्रेशन की उसकी वजह से क्या हो गया, टेम्परेचर जो है गैस का इंक्रीज हो गया ड्यू टू कंप्रेशन। टेम्परेचर जो है गैस का इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू कंप्रेशन। तो ऐसे केस में जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है सी, वो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। याद है कल मैंने एक एक्सप्रेशन किया था पिछली क्लास में, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। याद है कि स्पेसिफिक हीट मास चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट को इधर लिख के निकाल दूंगी। अब मैं जब गैस को एकदम से कंप्रेस करूंगी तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू तो जीरो है, वैल्यू फिल कर दो। जब ऊपर की टर्म में जीरो होगी, न्यूमरेटर ही जीरो होगी, तो डिनोमिनेटर तो अपने आप ही सारा जीरो हो जाएगा, जीरो से डिवाइड हो रहा है। तो जो स्पेसिफिक हीट है गैस की जीरो होगी कब, ये कब हो रहा है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक चेंज। याद आया, अभी बताया था एडियाबैटिक चेंज क्या होता है, जब मेरे पास जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एक्सचेंज ऑफ हीट ना हो, वो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है वो एडियाबैटिक हो रही है। कुछ भी चेंज हो सकता है, मैंने बताया था कोई भी प्रोसेस चल सकती है। तो यहाँ पर मैंने कंप्रेशन कर दी, मैंने इसमें यहाँ से हीट तो किया नहीं, इसको मैंने तो यहाँ पे हीट किया नहीं, कुछ नहीं किया, बस पिस्टन को अंदर की तरफ दबा दिया। तो जो चेंज आया, जो प्रोसेस आई वो एडियाबैटिक थी। तो ऐसे केस में एडियाबैटिक चेंज में स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जीरो होती है, ठीक है। सेकंड मेथड, मान लो मैंने अब गैस को हीट कर दिया, तो मतलब मेरे पास अब एडियाबैटिक चेंज नहीं है, गैस हीट हो रही है, यानी कि डेल्टा क्यू की वजह से कुछ वैल्यू आएगी। और उसको मैंने, जब वो हीट होगी वो क्या होगा, एक्सपैंड होगी, सीधी सी बात है, एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होगी तो राइज इन टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि उसको हीट सप्लाई मिल रही है, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। अब आप पानी को गैस पे उबलना रखते हो या चूल्हे पे उबलने रखते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना, पानी का नीचे से हीट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, सप्लाई की जा रही है, और जो है टेम्परेचर जो है राइज कर रहा है, ऐसे केस में गैस की अपने आप एक्सपैंड भी हो रही है। तो जो नेट राइज इन टेम्परेचर मैं निकालूंगी वो जीरो होगा। क्यों होगा, देखो, मैंने गैस को कह दिया कि भाई तुम मर्जी है तेरी, एक्सपैंड होना हो जा, कि जो टेम्परेचर है वो राइज होने लग जाएगा गैस का ड्यू टू हीट सप्लाई। लेकिन गैस एक्सपैंड भी हो रही है। याद है जब मैंने यहाँ पे कहा था कि गैस को जब हम सडनली कंप्रेस करते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, तो सीधी सी बात है, जब गैस को हम जब गैस एक्सपैंड होती है तो टेम्परेचर कम भी तो होता है। समझ में आ रहा, मैंने इस सिलेंडर में इसको यहाँ से हीट दे दी, इससे क्योंकि तो वैल्यू आ रही है कुछ ना क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, मान लो 5 आ रही है, 5 जूल आ रही है, ठीक है। ये हीट की वजह से टेम्परेचर यहाँ पर नीचे नीचे बढ़ने लग गया, ये पिस्टन लग गया, ठीक है। अब गैस की एक्सपैंड होना शुरू होगी, गैस ऐसे एक्सपैंड होना शुरू होगी कि पिस्टन भी के बाहर निकलना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गया पिस्टन। लेकिन जब ही गैस एक्सपैंड हो रही है, जब गैस एक्सपैंड होती है तब टेम्परेचर कम होता है। याद रखो, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटेगा। कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटेगा। तो जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है हीटिंग की वजह से, याद रखो, जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है हीटिंग की वजह से,
उतना टेम्परेचर कम हो रहा है एक्सपेंशन की वजह से। जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है हीटिंग की वजह से, उतना टेम्परेचर कम हो रहा है एक्सपेंशन की वजह से। तो जब दोनों वैल्यूज इक्वल एंड ऑपोजिट आ रही हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी। मान लो मेरे पास -4 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, लेकिन +4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, तो 0 ही आएगा। इक्वल एंड ऑपोजिट क्वांटिटीज आ गई, दोनों पे डिग्री सेल्सियस ले लो, चलो भी इतना ज्यादा चेंज आ रहा है, तो डेल्टा टी तो 0 होगा ऐसे केस में। तो वैसे केस में मेरे पास डेल्टा टी 0 हो गया, तो मेरे पास टी क्या आ गया, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। देखो जब भी हम डिनोमिनेटर में 0 कर दें, वो वैल्यू जो है इंफिनिटी को अप्रोच करती है, दैट वैल्यू अप्रोचेस इंफिनिटी। तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो डेल्टा टी 0 कब होगा, देखो डेल्टा टी 0 हो रहा है, इट मीन टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तभी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 0 आएगा। टी कांस्टेंट कब था, आइसोथर्मल में। टी कांस्टेंट कब था, आइसोथर्मल में। तो आइसोथर्मल में ये कह सकती हूँ स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे की दो और करेंगे, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की है उनके बेसिस पे करेंगे आज। ठीक है, यहाँ पे लिख दें Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। चलो जी, हाँ जी। अब थर्ड मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ, थर्ड वन ऊपर लिख रही हूँ। थर्ड वन में मैंने इसको गैस को फिर से हीट कर दिया। चलो जी, गैस को अब हम उबालते ही रहेंगे। उबलेगी गैस, नहीं हीट होगी। उबलता कौन है, पानी। चलो गैस को फिर से हीट किया और इसको एक्सपेंड भी होने दिया। ठीक है, और तब तक एक्सपेंड होने दिया कि जो फॉल इन टेम्परेचर है, या देखो यहाँ पर क्या था, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू फॉल इन टेम्परेचर, है ना। इसलिए मैंने ये चीज करके दिखाई थी यहाँ पर, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सर्कल किया मैंने। लेकिन अब मैंने गैस हीट हुई है, एक्सपैंड भी हुई है, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर घटा। लेकिन अब याद रखो, हमें गैस को इतना हीट करना है और उसको इतना एक्सपेंड होने देना है कि जो फॉल इन टेम्परेचर आया, जो टेम्परेचर में कमी आई, नीचे की तरफ गिरा, ड्यू टू एक्सपेंशन इज लेस देन राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट, हीट सप्लाई। ठीक है, तो अब देखो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, राइज माइनस फॉल होता है। ठीक है, तो राइज मेरे पास बड़ी क्वांटिटी है, फॉल छोटी क्वांटिटी, तो मेरे पास पॉजिटिव आएगा। चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, सी डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यही चीज है मेरे पास। जब ये सारी की सारी यहाँ पर ये चीज पॉजिटिव है, हीट भी मुझे सप्लाई की जा रही है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो सारी की सारी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट है, ऐसे केस में पॉजिटिव होगी, कब, यहाँ पर ऐसे केस में सी क्या है, मेरे पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, फोर्थ टर्म देख लो। फोर्थ टर्म है, मैंने अब गैस को हीट किया, उसको एक्सपैंड होने दिया, तब तक एक्सपैंड होने दिया कि जो फॉल इन टेम्परेचर है, फॉल इन टेम्परेचर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू राइज इन टेम्परेचर। जब ऐसा कुछ होगा, डेल्टा क्यू क्या है, राइज माइनस फॉल। राइज कम है, फॉल ज्यादा है, नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, तो सी मेरे पास क्या आएगी, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो जब मेरे पास क्या टेम्परेचर बढ़ते ही बढ़ता जा रहा है, और जो कम वाला टेम्परेचर है वो इतना नहीं बढ़ पा, सॉरी जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहा है, लेकिन जो कम वाला टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर जो गिर रहा है वो ज्यादा गिर रहा है। कहने का मतलब राइज मेरे पास अगर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो फॉल मेरे पास 7 है। ठीक है, तो ऐसे केस में -2 आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ये चीज होगा। जो स्पेसिफिक हीट है गैस की, कोई पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और इंफिनिटी भी हो सकती है। स्पेसिफिक हीट क्या है गैस की, नेगेटिव, 0
पॉजिटिव एंड इंफिनिटी भी हो सकती है। सारी चीजें हम एक बार साइड पे लिख लेते हैं। अभी तक क्या किया? अच्छा, एडियाबैटिक में क्या किया हमने? डेल्टा क्यू जीरो है, तो डेल्टा क्यू ही जीरो हो गया, तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट की क्या वैल्यू आएगी? कुछ भी नहीं आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो आइसोथर्मल में अभी हमने क्या किया कि डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर से जीरो हो जाएगा। क्यों? क्यों? मेरा टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। टेम्परेचर पे तो कोई असर नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर पे कोई असर नहीं हो रहा, तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी इंफिनिटी हो जाएगी। अगले में क्या किया? जो फॉल इन टेम्परेचर है वो कम है राइजिंग टेम्परेचर से, तो ऐसे केस में जो है मेरे पास टी है वो पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एडियाबैटिक में क्या होता है, ये मैं नहीं याद रखूंगा। एडियाबैटिक में टी जीरो होता है, आइसोथर्मल में टी इंफिनिटी होता है। अगर राइज ज्यादा हो फॉल से, अगर राइज है ज्यादा फॉल से, तो क्या होगा? टी मेरे पास पॉजिटिव आएगा। अगर राइज कम है लेकिन फॉल इन टेम्परेचर ज्यादा है, तो सी नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये टर्म्स हमने याद रखना। अब मेरे पास कुछ खास प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स आते हैं। उन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स को हम क्या कहते हैं? एक तो मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक तो ये पढ़ेंगे, एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक ये, सॉरी, कांस्टेंट प्रेशर पढ़ेंगे, टेम्परेचर में प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स है गैस की। बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये जो दो है इनका खास महत्व है, खास अहमियत है। एक तो तब जब गैस को हीट किया जाएगा, गैस को हीट किया जाएगा लेकिन उस वक्त उसकी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाएगा। दूसरा, इसमें भी गैस को हीट किया जाएगा लेकिन इसमें इसका प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ हीट कहूंगी, गैस से नहीं हीट कहूंगी, तो इरेज कर देती हूँ, लिख देते हैं यहाँ पे। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature। अभी पढ़ा था स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? to raise the temperature of मोलर में। अच्छा, स्पेसिफिक हीट में क्या किया था? 1 ग्राम टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस, एक ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक में। मोलर में क्या होगा? टेम्परेचर क्या है? रेज किया जाएगा किसका? 1 मोल का। ग्राम से मोल में आ गया, स्पेसिफिक में ग्राम लेना है, मोलर में मोल लेना है। 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस टू 1 डिग्री सेल्सियस। और क्या याद रखना है? सबसे जरूरी बात, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये सारा कुछ कब होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम होगी जब तब। इसको कैसे, किससे डिनोट करते हैं? सीवी से। किससे डिनोट करते हैं? सीवी से। कांस्टेंट प्रेशर वाले में क्या होगा? अमाउंट ऑफ गैस, सॉरी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। सेम चीज आएगी, बस फर्क क्या होगा? प्रेशर का। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम थी, वो कौन सी थी? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट थी, उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी, कवी, कवी आइसोकोरिक बोलती है, आइसोकोरिक प्रोसेस है वो। इसका सीपी है एक्सप्रेशन, बीपी, बीपी आइसोबारिक, आइसोबारिक इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रही है हमारे पास। ये चीज याद रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, वो क्या है? सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। क्यों?
वाई Cp ग्रेटर देन Cv? जब भी गैस को हम हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जो हीट सप्लाई होती है वो क्या है, राइजिंग टेम्परेचर कर देती है, या बेटर को भी सेट राइजिंग क्या होती है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी बढ़ने लग जाती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ने लग जाती है, टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाता है जब भी हम वॉल्यूम पे करते हैं। लेकिन जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, जो गैस है वो एक्सपैंड होनी शुरू कर देती है। देखो वॉल्यूम पे वो एक्सपैंड कैसे होगी, वो तो एक्सपैंड ही नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब प्रेशर ही कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो गैस एक्सपैंड होगी। तो ये यहाँ पर जो है अगेंस्ट वर्क करेगी अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, वर्क करेगी अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ पर दो तरीके से हीट सप्लाई होगी, एक तो है उसकी मतलब इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए, नो डाउट पार्टली होगी, थोड़ा सा पार्शियली काम करेगा, पार्शियली इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और जो पार्टली जो है वर्क किया जाएगा अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, पार्टली वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, ऐसे होगा यार, ताकि मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो जो कांस्टेंट प्रेशर जब रहेगा तो एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट तो चलेगी, यहाँ पर इक्विवेलेंट होगी टू द वर्क डन यूटिलाइज। तो अगर मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए तो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तब मैं क्या कहूंगी, जो Cp है वो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू Cv। तो जो दोनों का डिफरेंस है स्पेसिफिक हीट का, किसके इक्वल आएगा, अमाउंट ऑफ हीट इक्विवेलेंट। तो अमाउंट ऑफ हीट इक्विवेलेंट मींस हम जब करेंगे Cp माइनस Cv जो है R, इसका एक एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको, मेयर्स फॉर्मूला, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे मेयर्स फॉर्मूला के बेसिस पे। तो उसमें हम क्या कहेंगे कि जितनी भी मुझे हीट चाहिए इक्विवेलेंट टू द वर्क परफॉर्म बाय गैस, कब, जब एक्सपेंशन हो रही, कब जब एक्सपेंशन हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही करना था स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का, इसके कुछ ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, इनको याद रखना है। Cp और Cv होता क्या है ये बता दिया मैंने, मेयर्स फॉर्मूला में नहीं बताऊंगी, जब मेयर्स फॉर्मूला करवाऊंगी उसमें नहीं बताऊंगी, तो अभी इसको अच्छे से पढ़ लो कि Cv क्या है। मैंने 1 मोल गैस की 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, Cp क्या है, कितनी हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो इस वक्त मुझे इस वाले केस में मुझे ज्यादा हीट चाहिए एज कम्पेयर टू इस वाले केस में। अब इस वाले केस में देखो वो एक्सपेंशन भी आ रहा है, हमने अभी किया था, जब भी एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, उसको ज्यादा हीट चाहिए भाई, इसको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड चाहिए, इसको कम हीट का चल जाएगा, क्यों, वॉल्यूम कांस्टेंट, एक्सपेंशन होगी नहीं, टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो जब इंटरनली मेरे पास एनर्जी बढ़ गई, इंटरनली मेरे पास टेम्परेचर बढ़ गया, मुझे एक्स्ट्रा हीट की जरूरत नहीं है, अपने आप काम होता रहेगा, प्रोसेस होती रहेगी। लेकिन प्रेशर में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने गैस को रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा, मैंने उसको कहा कि एक्सपैंड होते रहो जितना होने, लेकिन जैसे जैसे एक्सपैंड होती रही टेम्परेचर कम होता रहा, जब अंदर टेम्परेचर कम होने लगा तो मुझे बाहर से हीट चाहिए, ठीक है, बाहर से मुझे हीट चाहिए, तो उस चक्कर में मुझे ज्यादा हीट की जरूरत पड़ी एज कम्पेयर टू Cv में। ये होता है इसका सही मतलब, Cp इज ग्रेटर देन Cv, और ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। ओके, दैट्स अप फॉर नाउ।